हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की को डिराइव करने के बारे में कि हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माना हमने यहाँ पे ये कोई चार्ज है Q और इसकी वजह से हम किसी P पॉइंट पे जो यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं R डिस्टेंस के ऊपर है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ से P पॉइंट तक इसका पोजीशन वेक्टर है R। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q नोट। ठीक है, तो हम देखेंगे इस Q नोट चार्ज पार्टिकल के ऊपर, Q नोट चार्ज पार्टिकल है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इस प्लस Q चार्ज की वजह से Q नोट के ऊपर कितना फोर्स लगता है वो हम देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना फोर्स आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट बाय R स्क्वायर, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ें तो ये हो जाएगा R कैप। ठीक है, और अगर हम इसको इको फॉर्म में निकाल लें तो क्या होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट R क्यूब R वेक्टर, ये टर्म हो सकती है। तो ये तो क्या हो गया, Q नोट के ऊपर Q नोट जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस के ऊपर। डायरेक्शन भी क्या होगी, ये चार्ज है इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन, ये हम वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। ये तो हमारा Q नोट के ऊपर आ गया कि Q नोट के ऊपर Q नोट ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो ये है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कि हमारे पास ये चार्ज कितना होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम इसकी वजह से यूनिट पॉजिटिव की वजह से जब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा F/Q नोट, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में E = F/Q नोट होना चाहिए। तो इस F के अपॉन में क्या कर देंगे, Q कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट R स्क्वायर R कैप, और अपॉन में क्या कर देना है Q नोट। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर R कैप। और अगर हम इस फॉर्म में निकालेंगे तो इस फॉर्म में भी निकालेंगे तो हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट बाय R क्यूब R वेक्टर था, इसको भी हम क्या करेंगे Q नोट से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q नोट तो कैंसिल हो गया, Q बाय R क्यूब R वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है, हम कोई भी दिखा सकते हैं, ऊपर वाला फॉर्म भी लिख सकते हैं और नीचे वाला फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे क्या याद रखनी है, देखिए अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से R से भी डिनोट कर दें, कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं और कई बार अकेला E से भी डिनोट कर देते हैं, दोनों ही हमारे पास करेक्ट रहेंगे। ये चीज़ हमारे पास क्या शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, R के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए आप देख सकते हैं R के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये मान लिया एक बार वाई एक्सिस है, और ये मान लिया जेड एक्सिस है, और ये इसका ओरिजिन है। और इस ओरिजिन के ऊपर ही हम क्या ले लेते हैं, कोई प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, और यहाँ पे कोई एक P पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z। और ये P पॉइंट हम इस तरीके से लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर है R। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, xi कैप yj कैप प्लस zk कैप। ये चीज़ आप 11th में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे। और अगर हम मान लीजिए हमने R का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, √x² प्लस y² प्लस z²। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इस प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास हमने ऊपर ही पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा है। तो इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि हम R डिस्टेंस के ऊपर ही देख रहे हैं
क्योंकि ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है आर, तो वो हमारे पास बन जाएगा क्यू आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट पॉइंट आउट करने हैं, क्योंकि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करें तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ई एक्स, इस डायरेक्शन में होगा ई वाई, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा ई जेड। तो हमें इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हमें ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यूज़ को लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आर कैप के मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू, या फिर इसकी जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट क्यू। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी, अंडर रूट मतलब पावर है 1/2। यहाँ से पावर 1/2 होगी और यहाँ से पावर 3 है, तो पावर हो जाएगी 3/2। और ये क्या है आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड की कैप। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक है, इसके बाद हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई एक्स आई ई वाई जे प्लस ई जेड की कैप इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट क्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद देखिए आपके पास, आप क्या कीजिए, आई कैप के कोफिशिएंट्स का कंपेयर कीजिए, जे कैप की कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए और की कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए। तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई एक्स, मान लीजिए हम स्टार्टिंग में कंपेयर कर रहे हैं आई कैप की कोफिशिएंट, तो इस साइड से हमारे पास क्या टर्म बचेगी, ई एक्स, और इस साइड से ये वाली टर्म, इतनी टर्म तो आएगी ही आएगी। देखिए क्या है, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, और यहाँ से ये पावर कितनी हो, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, केवल एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ई एक्स। सिमिलरली अगर हम ई वाई कैलकुलेट करना चाहते हैं, ई वाई में किसके कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे, जे कैप के, तो इस साइड से ई वाई, तो इस साइड से इतनी टर्म तो आएगी ही आएगी, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ से इसके साथ में क्या आ जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट केवल कितना है, वाई। ये आपके पास ई वाई हो गया। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई जेड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।